गुड इवनिंग बच्चों। तो न्यूज़पीड की फिजिक्स टेस्ट सीरीज में छठवां टेस्ट जो आपका हुआ आज, तो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे दो पार्ट में, 1 to 25 पहला पार्ट और 26 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में करेंगे। स्टार्ट करें। एक डायग्राम आपके सामने है, देखिए। इसमें एक फ्रेम है और फ्रेम के चारों कॉर्नर्स पर एक एक मास रखा गया है। अब सोचने की बात यह है कि इन्होंने डायगोनल भी दिखाए इसमें ऐसे करके, और ये पॉइंट O है, और यहाँ पर मान लीजिए अगर चारों मास सेम होते तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, बोलो O पे होता कि ना होता? बिल्कुल सिमेट्री है, M M M M, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होता। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसको कितना किया गया है, इसको किया गया है M से बढ़ाकर कितना किया गया है, 2M कर दिया गया। तो जैसे ही इसको 2M करेंगे तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से हैवी की तरफ भागेगा, यानी कि अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास किस लाइन पर होगा? इसको A नाम दिया गया, इसको B नाम, और C और D नाम दिया गया है। तो सेंटर ऑफ मास OB के बीच में कहीं पर होगा। तो ये एक प्रकार का थ्योरी क्वेश्चन था। थर्ड ऑप्शन सही होगा, सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा, उम्मीद है। पार्टिकल ऑफ मास m 1 kg वेलोसिटी दी हुई है, दूसरा पार्टिकल 2 kg की वेलोसिटी दी हुई है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकाल के सेंटर ऑफ मास पर लगने वाले फोर्स को हम फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसा कि यहां पर दिया हुआ है कि V1 इज इक्वल टू 2t I कैप, ठीक है ना, और V2 इज इक्वल टू t स्क्वायर j कैप। तो V1 से हम फर्स्ट पार्टिकल का एक्सीलरेशन A1 निकाल लें, जो कि डिफरेंशिएट करने से निकल आएगा। तो ये आपका आ गया 2I कैप। इस तरीके से हम V2 को डिफरेंशिएट करके A2 फाइंड कर लें, जो कि dV2 बाई dt करके कर लें जल्दी से। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t और j कैप। इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन फाइंड कर लें। कैसे आता है? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 करके ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 kg का है पहला पार्टिकल, तो 1 विद 2I कैप, फिर दूसरा है 2 kg का विद 2t j कैप अपॉन 1 प्लस 2। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया 2I कैप प्लस 4t j कैप बाई 3, ठीक है ना। अब आ जाइए, हमें सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। तो ये होगा ma, ठीक है ना, F इज इक्वल टू ma। तो मास है पूरा 3 और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है 2I कैप टू 4t j कैप अपॉन 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 2I कैप प्लस 4t j कैप। हमें इस फोर्स की वैल्यू t बराबर 2 सेकेंड पे निकालनी है, तो t की वैल्यू हम रख देंगे 2 सेकेंड। सो दिस बिकम 2I कैप प्लस 8 j कैप, ठीक है ना। सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा आराम से। ये सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स आ गया, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, सो दिस बिकम अंडर रूट 4 एंड दिस बिकम अंडर रूट 64। सो अंडर रूट 68 न्यूटन, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर अटके हों, और कुछ लोग हो सकता है यहाँ तक आ गए हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लीनियर मोमेंटम एक पार्टिकल का दिया हुआ है p इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4। ये लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है और हमें एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? तो फोर्स निकाल सकते हैं
dp बाई dt के कॉन्सेप्ट से, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t आ जाएगा, और ये फोर्स वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स पर यूनिट मास 2 किलोग्राम दिया हुआ है, तो ये हो गया 6t/2, तो एक्सेलरेशन आ गया 3t। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है, मतलब वेरिएबल है, ठीक है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलत हो गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन सही हो गया। कांस्टेंट स्पीड हो ही नहीं सकता, जब एक्सीलरेटेड मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपका अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ही अच्छा है, छोटा जरूर है पर अच्छा क्वेश्चन है। एक पर्सन है 55 किलोग्राम का, जो एक तरफ बैठा हुआ है, और दूसरा पर्सन है 65 किलोग्राम का, 55 केजी, और एक दूसरा पर्सन है जो कि 65 केजी का है, 65 केजी का है, और ये है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास C1 और C2। अभी ये क्वेश्चन एक और टेस्ट में न्यूज स्पीड में आ चुका है, और ये देखिए बोर्ड का सेंटर ऑफ मास C3 बिल्कुल बोर्ड के सेंटर पर होगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जो ये पर्सन था वो चलकर उसके पास पहुंच गया और जाके बैठ गया। तो जब M1 दाईं तरफ जाएगा तो बोट तो बाईं तरफ जाएगी, तो C3 अपना खिसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये M1 है, ये M2 है, और ये M3 जो कि 100 किलोग्राम, बोट का वजन है 100 किलोग्राम, ठीक है ना। और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हैवी वाले की तरफ होगा, यानी कि यहाँ पर कहीं पर सिस्टम का CM होगा। तो जब ये पर्सन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो इसका CM C1 मूव करेगा, और बोट क्योंकि लेफ्ट खिसकेगी तो C3 भी मूव करेगा, और M2 का सेंटर ऑफ मास C2 भी बोट के साथ मूव करेगा, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, जो वहाँ जहाँ था वहीं रहेगा, क्योंकि 3 के अलावा कोई चौथा नहीं है। तो ये 3 कितना भी दौड़ धूप करते रहें, M1 वहाँ पहुँच जाए, M2 यहाँ आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है, यानी कि कोई चौथी चीज अगर फोर्स लगाए तो ही सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चलेगा। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल माना जाएगा थ्योरी का। A body is rotated with angular velocity इतना linear velocity of point having position vector। आप लोग को ये मालूम होगा कि एंगुलर वेलोसिटी अगर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप एंड माइनस k कैप, और पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया हुआ है 5i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस 6k कैप, ये दिया हुआ है। तो अगर हमें v फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस r। तो ओमेगा और r का क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है, और फिर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम है, आई कैप लिख के आई कैप को छुपाएंगे, और फिर ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो ये हो गया, देखिए माइनस का 24 और माइनस का 6, ठीक है ना। अब माइनस j कैप लिख के j वाले को छुपाना है, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे हो गया 18, और माइनस नीचे से ऊपर ये हो गया 5। प्लस कैसे हो गया? क्योंकि एक तो माइनस यहाँ लगाते हैं और एक मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, वो प्लस बन जाएगा। फिर प्लस के कैप लिख के हम के वाले को छुपा लेंगे, हाँ छुपा लीजिए, और फिर वही ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे किया तो माइनस का 18 आ गया, और जब नीचे से ऊपर किया तो ये हो गया 20 प्लस का। प्लस कैसे हो जाता है? जब बीच में माइनस साइन लगाना होता है तो प्लस कैसे हो जाता है? जब गुणा करने पे माइनस आए और माइनस साइन और लगाया जाता है तो वो हो जाता है प्लस, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ, देखिए माइनस का 18 हो गया और माइनस 20, तो वो प्लस हो गया। तो ये हो गया माइनस का 30 आई कैप और माइनस का 23 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन देखिए माइनस का 30 और माइनस का 23 और प्लस का 2, ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन अच्छा है, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। फोर्स और आर के बीच है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। आप जानते हैं टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट दिया हुआ है, जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट दिया हुआ है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो हमें टॉर्क को जीरो करना है, ठीक है ना। अब टॉर्क को जीरो हम कैसे करेंगे ये बताइए। आर क्रॉस एफ करेंगे। तो आर वेक्टर आप पहले लिख लीजिए। आर वेक्टर है 2i कैप माइनस 6 के 2i कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 12 माइनस 12 के कैप, और एफ है अल्फा आई कैप माइनस प्लस 3 जे कैप एंड प्लस 6 के कैप, ठीक है ना। अब हमें टॉर्क लिखना है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट करिए वैसे ही जैसे पहले बताया था, आई कैप लिख के आई वाले को छुपाइए, ऊपर से नीचे यानी कि माइनस का 36 और नीचे से ऊपर यानी कि प्लस का 36, ठीक है ना। अब माइनस जे कैप लिख के जे वाले को छुपाइए, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 12 और ये हो गया प्लस 12 अल्फा, ठीक है ना। फिर प्लस हो गया बीच में, क्यों? क्योंकि एक माइनस यहाँ लगता है और एक माइनस गुणा करने के बाद आएगा वो प्लस बना देगा। और प्लस के कैप लिख के के वाले को छुपाइए, छुपा लिया, ऊपर से नीचे 6 और फिर माइनस करके नीचे से ऊपर, तो प्लस 6 अल्फा, फिर से प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि एक माइनस तो यहाँ लगता है, ये आपको मालूम ही है, एक माइनस यहाँ लगता है, और एक माइनस 6 अल्फा वाला प्लस बना दिया 6 अल्फा, और इज इक्वल टू 0। ये तो वैसे ही 0 है, ठीक है ना। और इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी तो इक्वल टू 0 आएगा। अरे भैया ये तो 0 है ही है, और ये 0 हो और ये भी 0 हो तभी तो 0 आएगा, नहीं तो अगर कोई एक बच जाएगा तो वही नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 प्लस 12 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू -1, और 6 प्लस 6 अल्फा को अगर 0 करें तो भी अल्फा इज इक्वल टू -1। तो चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, आंसर आएगा -1। बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी में मानेंगे। एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और आर पोजीशन वेक्टर है, तो टॉर्क इज इक्वल टू, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर क्रॉस एफ होता है। तो जो टॉर्क होगा वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और जो टॉर्क होगा वो एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब टॉर्क आर के परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क और आर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होना चाहिए, और जब टॉर्क एफ के भी परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क और एफ वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो कौन सा सही है ये देखिए, 0 नहीं एफ क्रॉस आर, टॉर्क इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो टॉर्क का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और टॉर्क का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आपका सबसे सही ऑप्शन है फोर्स। ये सवाल भी अच्छे सवालों में से माना जाएगा, छोटा जरूर है, पर बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा। अरे भैया जो टॉर्क होगा वो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये कोई जरूरत हो ना। इससे क्या मतलब है, जो यहाँ होता है वो इसके और इसके परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। चौथे ऑप्शन में यही लिखा है, बाकी किसी में ये नहीं लिखा है। सवाल अच्छा है, समझ लिया होगा आप लोगों ने। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील इंक्रीजेस फ्रॉम 100 आरपीएस टू 300 आरपीएस इन 10 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करने हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 2 पाई होती है एफ, तो 2 पाई कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा F1 प्लस F2 बाई 2 और इंटू टाइम
अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। एंगल कैसे निकाला जाता है? एंगल होता है 2 पाई n, जहाँ पर n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होते हैं, क्योंकि एक चक्कर में कितना एंगल घूमता है? 2 पाई। तो 2 चक्करों में 2 इंटू 2 पाई, 4 चक्करों में 4 इंटू 2 पाई, तो n चक्करों में n इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई। और फ्रिक्वेंसी दी है पहले 100 और बाद वाली 300 बाई 2 और टाइम है 10 सेकेंड। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमको मिल गए 400/2 यानी कि 200, 200 इंटू 10 यानी कि ये हो गया 2000 रिवोल्यूशन। ये 2000 चक्कर लगा चुका होगा इस पूरे प्रोसेस में, वो 2000 चक्कर। सवाल अच्छा है, अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूला ध्यान ना होने पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होने को नहीं मिलेगा। To maintain a rotor at uniform angular speed of 100, engine needs to transmit torque of 100 न्यूटन पर मीटर पावर ऑफ इंजन। तो इंजन की पावर बराबर होता है टॉर्क विद इनटू ओमेगा। तो टॉर्क है 100 और एंगुलर स्पीड भी है 100 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया, ये 4 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, इतने वाट पावर लगाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 किलो वाट। ये अच्छा सवाल है। इसी रोटर को घुमाने के लिए और इस स्पीड तक मेंटेन रखने के लिए हमें इतना टॉर्क लगाना पड़ता है। तो ये टॉर्क रोटर को कितनी पावर डिलीवर कर रहा है? तो रोटेशनल पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। जैसे वर्क एनर्जी पावर में ट्रांसलेटरी मोशन की पावर बराबर होता था F इंटू वी, F इंटू वी, ऐसे ही रोटेटरी मोशन में होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। अब आप कहेंगे यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये दोनों एक्सियल वेक्टर हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। तो टॉर्क ओमेगा कॉस जीरो 1 हो जाएगा। तो यही रिजल्ट हमारा सही रिजल्ट होगा। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सिस्टम है जिसमें एक तरफ एक मास है m/2 और एक तरफ एक और मास है m/2 और यहाँ पर एक एक्सिस बनाया गया है। इसको हम इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ये L/2 और ये L/2 है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाता है? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मासेस हैं। तो ये हो गया, देखिए m/2 L/2 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से ये भी m/2 और L/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 8 और ये भी हुआ ml स्क्वायर बाई 8। तो बाई 8 यानी ये हो गया ml स्क्वायर बाई 4। 2 टाइम्स हो गया ना, तो 8 कट गया तो नीचे 4 आ गया, ml स्क्वायर बाई 4। सेकेंड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन सिंपल है। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क एंड रिंग। ओके, एक डिस्क है और एक डिस्क नहीं बल्कि रिंग है, ठीक है ना, और इनका एक्सिस जा रहा है, टेंजेंशियल एक्सिस जा रहा है ऑन द प्लेन। ये देखिए, तो इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन k1 और इसका k1 k2 का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो k1 k2 का रेशियो फाइंड करने के लिए हम इसको निकालेंगे, और क्या k1 k2 निकालना पड़ेगा। तो I1 इज इक्वल टू, आप जानते हैं इसका डिस्क का क्या होता है, कैसे लिखेंगे? तो पहले ICM बना के लिखेंगे और इसका भी ऐसे ही लिखना होगा, ICM बना के थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी। तो ICM हो गया कितना, 1/4 mr स्क्वायर mr1 स्क्वायर और प्लस md स्क्वायर। ये देखिए d है, d कितना है? r के बराबर। तो ये हो गया m1r1 स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1 यानी कि ये हो गया 5/4 mr1 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं mk स्क्वायर। ये आपको पता ही होगा, रेडियस ऑफ डायरेक्शन लिखते हैं तो I लिखते हैं जैसे लिखा जाता है, और I को हम mk स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे k रेडियस ऑफ डायरेक्शन होता है। तो m से m कैंसिल हो गया है यहाँ पर, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 5/4 r दोनों का रेडियस सेम है भाई, दोनों का रेडियस सेम होने की वजह से हमें r1, चलो अच्छा अब लिख दिया तो लिख ही दिया। तो k1 कितना आ गया? k1 आ गया, चलिए स्क्वायर का भाग दे देंगे फिर बाद में रूट ले लेंगे।
ठीक है ना, स्टेप कम करते, ठीक है। चलिए I2 इज इक्वल टू क्या होगा, ICM कितना, हाफ MR स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, डी का मान यहाँ R है, तो ये हो गया M2R2 स्क्वायर, तो 1/2 + 1 यानी कि 3/2 MR स्क्वायर। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाई गई है, आप बात समझिए। I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, यहाँ इस फॉर्म, हाँ यहाँ भी उसी फॉर्मूले का प्रयोग किया गया और यहाँ भी उसी फॉर्मूले का प्रयोग किया गया। ICM हाफ MR स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, डी की वैल्यू भी R है, 3/2 MR स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग M2K2 स्क्वायर, तो M2 से M2 कट जाएगा तो आ जाएगा K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। इस प्रकार से K1 और K2 के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो होगा 5/4 और फिर 3/2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 5/6। इसलिए K1 अपॉन K2 जो रेशियो आएगा वो अंडर रूट में आएगा 5/6। ओके, तो ये अंडर रूट 5/6। ये क्वेश्चन बेहद अच्छा क्वेश्चन है। कई लोगों का ये गलत हो गया होगा, जिन लोगों को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने में भूल चूक हुई होगी उनका भी गलत हो गया होगा, या जो लोग ये नहीं जानते या भूल गए कि I बराबर हमेशा MK स्क्वायर होता है। I का मान कुछ भी हो पर वो हमेशा MK स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पर K उस ऑब्जेक्ट का उस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। तो ये क्वेश्चन कई लोगों का गलत हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा है, या उन लोगों ने छोड़ दिया होगा। एक डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको कि I का मान कुछ भी हो, जैसे कि 1/4 MR स्क्वायर होता है अलोंग डायमीटर, और I का मान हमेशा MK स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो 1/4, तो मास से मास कट गया, इस प्रकार से K स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 R स्क्वायर, इस प्रकार से K इज इक्वल टू R/2। अच्छा सवाल है, ज्यादातर लोगों ने कर लिया होगा, आराम से हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, लेंथ 30 सेंटीमीटर, 10 और ये 20। अच्छा, एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर जिसका इनर और आउटर रेडियस अलग अलग है, R1 R2 है, ठीक है ना, और लेंथ भी दी हुई है, और एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, दोनों का मास सेम है, ठीक है ना, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, I1 इज इक्वल टू I2। तो हमें इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है, इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो हमें उस स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है, मास दोनों का सेम है, तो I1 इज इक्वल टू I2। क्या आप ऐसे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं? जैसे हमने डिस्क वाला फॉर्मूला बताया था वैसे ही ये वाला फॉर्मूला भी है, दैट इज हाफ M R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये होता है इज इक्वल टू, ये हो गया 2/5 MR स्क्वायर, ठीक है ना। तो मास दोनों का सेम है, हटा दीजिए, और ये हो गया 1/2, और ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और ये 20 का स्क्वायर मतलब 400 इज इक्वल टू 2/5 R स्क्वायर। थिन सिलेंडर, नो नो नो, ये स्फीयर नहीं है, ये एक थिन सिलेंडर है भाई, थिन सिलेंडर है, मास दोनों का सेम है, ये एक थिन सिलेंडर है। ओके, तो यहाँ पर मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा मेरे को, I1 बराबर I2, और ये हो जाएगा MR स्क्वायर, MR स्क्वायर, मास से मास यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो M को हटा दिया जाए, तो ये हो गया R स्क्वायर, तो 500/2 इज इक्वल टू R स्क्वायर, सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 250,
जिसका अंडर रूट लेने पर लगभग आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है और ये 250 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 16 आंसर वैलिड माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन। भाई ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ये जो फार्मूला है हॉलो थिक सिलेंडर वाला, जिसमें इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2, इसका फॉर्मूला आपको अगर नहीं याद रहा होगा तो आपको ये सवाल छोड़ना पड़ा होगा। और एक्चुअली मैंने कुछ क्लासेस में ये फार्मूला बताया और एक क्लास ऐसा जिसमें नहीं भी बताया, इसलिए मुझे लगता है कि ये फार्मूला अगर नहीं मालूम हुआ तो ये सवाल आपका गलत हो सकता होगा। A hollow cylinder and solid sphere of mass m, radius r, rotating, mass भी सेम है, रेडियस भी सेम है, दोनों पर इक्वल टॉर्क लग रहा है, दोनों पर इक्वल टॉर्क लगाया जा रहा है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का रेशियो हमको फाइंड करना है। अरे अरे अरे, ये हो गया I1 अल्फा 1 इज इक्वल टू I2 अल्फा 2। तो हॉलो सिलेंडर का I1 हम कैसे लिखें? हॉलो सिलेंडर m r स्क्वायर अल्फा 1 और ये है आपका सॉलिड स्फीयर, यानी कि 2/5 mr स्क्वायर अल्फा 2। तो mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू आ गया 2/5 हो गया। बिल्कुल आसानी से हो गया भाई, 2/5 फर्स्ट ऑप्शन सही है। सवाल आसान है, लगभग सभी लोगों ने सही कर लिया होगा। assertion है a ladder is more apt to slip when you are high up to it। ये देखिए, अगर लैडर में आप यहाँ पर हैं तो लैडर के फिसल, एक सेकंड रुक जाइए, लैडर में अगर आप अभी आप चढ़ ही रहे हैं तो उसके फिसलने के चांस कम है, और लैडर में अगर आप सबसे ऊपर तक चढ़ चुके हैं, ये देखिए सबसे ऊपर, रुक जाइए भाई, बना दीजिए, बोलते जा रहे हैं। ये देखिए, अगर आप सबसे ऊपर वाली स्थिति में चढ़ चुके हैं तो इसके फिसलने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस पॉइंट ओ के अबाउट इनका टॉर्क तो ना के बराबर होगा और इसका बहुत भयंकर टॉर्क होगा। देखिए, ये देखिए mg, और यहाँ से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो mg इंटू एक्स, तो इस समय टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए फिसलने के चांस इस समय ज़्यादा होंगे। और सेशन बिल्कुल सही है। रीजन लिखा हुआ है एट द हाई अप ऑन द लेडर द टॉर्क इज लार्ज एंड ऑन क्लाइंबिंग अप द टॉर्क इज स्मॉल। जिस समय हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं टॉर्क ज़्यादा होता है, और जिस समय हम नीचे ही कहीं होते हैं तो टॉर्क कम होता है। बिल्कुल सही है और सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको मान ही लीजिए कि ये बढ़िया क्वेश्चन है। द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे अगर हम ये पर्सन बॉल को फेंक दे आगे की तरफ तो ये पर्सन भागेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है ना। जब बोर्ड से आप कूदते हैं आगे तो बोर्ड भागती है पीछे, क्योंकि दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। फिर रीजन में लिखा हुआ है ये सही है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल सही है, अगर एक आइसोलेट सिस्टम है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इसीलिए मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट होगा ये क्वेश्चन असर्शन रीजन का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रेडियस r के सर्किल में घूम रहा है और घूमते घूमते उसकी स्पीड बढ़ाते 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 v0 हो जाती है और वो n चक्कर लगा चुका होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलिए, सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला आप लोगों को अगर ध्यान हो, प्लस चलिए स्क्वायर वाला कर लेते हैं, तो 2 अल्फा थीटा, तो ये हो जाएगा आपका v0 स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और ये 0 है, और 2 अल्फा हमको निकालना है, और थीटा 2 पाई n, जहाँ पर n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। बहुत बढ़िया सवाल है भैया, छोटा सा क्वेश्चन है। कई लोगों को अगर ये फॉर्मूला नहीं ध्यान होगा तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया v0 स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई
अल्फा n. So angular acceleration alpha is equal to v naught square upon 4 pi n r स्क्वायर हो गया। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है जो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। मैच द कॉलम सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, बिल्कुल सही है। डायमीटर के अलावा 1/4 mr स्क्वायर। हाउ सिलेंडर ऑफ रेडियस हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू cm mr स्क्वायर, बिल्कुल सही है, सामने ही सही मिलता जा रहा है। सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r हाफ mr स्क्वायर, सही है। सॉलिड स्फीयर 2/5, तो ये सवाल ऐसा दिया गया जिसमें आमने सामने ही मैचिंग हो रही है, ठीक है ना। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आमतौर पर ऐसा सवाल दिया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत मैचिंग में ऐसे ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये सवाल जानबूझ के दिया गया, बिल्कुल सामने सामने मैचिंग हो रही है, ठीक है ना। ऑप्शन सेकंड सही होगा। एक पार्टिकल है 1 किलोग्राम का, उसकी वेलोसिटी दी है परफेक्टली। अरे यहाँ पर मैंने क्लास में करवा दिया था इलास्टिक को इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिक लिखा हुआ है, इसको मैंने टेस्ट देते समय आपको सही करवाने के लिए भेजा था ऊपर। मॉर्निंग बैच के बच्चों को ये करेक्शन नहीं मिल पाया था और जो सेकंड स्लॉट में देते हैं उनको ये करेक्शन मिल गया था। तो ये भूल चूक हमारी हुई कि ये मॉर्निंग बैच पे जो हमने ये नहीं करा पाया, याद नहीं रह गया। आइए इसको सॉल्व कर लें। तो 1 कंजर्वेशन मोमेंटम लगाने जा रहे हैं, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। पार्टिकल दोनों एम्बेड हो गए हैं, पहले दोनों अलग अलग चल रहे थे और बाद में दोनों एक ही में एम्बेड होकर कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे। तो हमें कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। आइए 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के हैं, तो 1 इंटू वेलोसिटी 3i माइनस 2j कैप प्लस 2 इंटू वेलोसिटी 4j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2v हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3i कैप और माइनस 2j कैप प्लस 8j कैप माइनस 12k कैप इज इक्वल टू 3v, ठीक है। सो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12k कैप इज इक्वल टू 3v। तो 3 जब नीचे आएगा तो 3 से 3 कटेगा तो i कैप, यहाँ 2 आ जाएगा j कैप और यहाँ पर 4 आ जाएगा k कैप के साथ। इस प्रकार से हाँ, जब 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा। जब मॉड लेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 16, यानी कि अंडर रूट 20 जो कि लगभग 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये सवाल भी अच्छा सवाल, आराम से सॉल्व हो गया। कंजर्वेशन मोमेंटम था m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 v। बॉडी ऑफ मास m इज मच हैवियर देन अदर बॉडी ऑफ मास m। एक काफी हैवी बॉडी है जो कि v वेलोसिटी से चल रही है। ये देखिए u1 इज इक्वल टू v हो गया और दूसरी हल्की ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हुआ है, दोनों की टक्कर हो जाती है यहाँ पर देखिए, और टक्कर होने के बाद दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो हमको v2 फाइंड करना है, हमें v2 फाइंड करना है। v2 फाइंड करना है तो v2 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर v2 बराबर u2 m2 माइनस m1 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद होगा ही। तो u2 0 हो गया क्योंकि ये रेस्ट में है, तो u2 0 हो गया। तो पहला टर्म 0 हो गया, दूसरे टर्म में 2m1 ये हो गया v, हाँ u1 बराबर v अपॉन टोटल मास
m प्लस कैपिटल M, तो ऊपर 2 कैपिटल M V और नीचे स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब आप जानते हैं कि ये बहुत भारी है, इससे ये बहुत हल्का है, इसका मान बहुत कम है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2mv अपॉन कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो कितना आ गया बताइए 2v। अच्छा सवाल है, निश्चित रूप से इसको अच्छा सवाल माना जाएगा, और ये आंसर तभी हम पा पाएंगे जब हम एक काम करेंगे कि हम हल्की मास को भारी के सामने इग्नोर कर देंगे, तो हमको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा सवाल है। A body of mass 5 into 10 power 3 moving with speed 2 collide with body इतने किलोग्राम इनइलास्टिकली और स्टिक कर जाते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी पूछा गया है, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है क्या? m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो m1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये है 15 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2, टोटल हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर 3, और चल रहा था ये 2 से, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हुआ 75, एक कट गया, 75 इंटू 10 टू द पावर 3 ऊपर है, और ऊपर यहाँ पर देखिए 4 भी है, और नीचे आपका 2 इंटू 20 है। तो देखा जाए तो ये 300 है ऊपर इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन नीचे क्या है बताइए, नीचे है आपका 400। तो ये कट गया, तो ऊपर आया 30, नीचे 4 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल का एनर्जी लॉस हो गया। 7.5 किलो जूल लिख सकते हैं। बढ़िया सवाल है। फार्मूला, ये फार्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए परफेक्टली। इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस है। जब कोई बॉल जमीन पे गिरती है तो nth टक्कर के बाद उसकी हाइट कितनी होती है, e⁻² NH0, और इन्होंने 3 टक्करों की बात की है, 3 बार टप्पा खाई है, तो n की वैल्यू हम लोग 3 लिखेंगे, H0, तो ये हो गया e⁻6 H0। डायग्राम देखना चाहते हैं, बिल्कुल देख लीजिए भाई। ये देखिए पहला टप्पा है, यहाँ तक गई, ये दूसरी टक्कर है, यहाँ तक गई, और ये देखिए तीसरी टक्कर है और यहाँ तक गई। ठीक है ना? पहले H0 हाइट से गिरी थी, अगली बार H1 तक गई, फिर टकराई, उसके अगली बार H2 तक गई, फिर टकराई, उसके अगली बार कहाँ तक गई बताओ, H3 तक गई, और H3 ही हमसे पूछा गया था। तो H3 इज इक्वल टू e⁻² NH0। थर्ड टप्पा है, थर्ड बार टकराया है, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये हो गया H0। ठीक है ना? तो e⁻6H। बढ़िया सवाल है, फॉर्मूला पता होने पे आ गया होगा सबको। एक टॉय ट्रक है, मास 2m है, टॉय कार से जाके टकरा जाता है। एक इसको मान लीजिए ऐसा, इसका मास 2m है और वेलोसिटी v है, इसका मास m है और ये रेस्ट में है, कुछ कहा नहीं गया। कुछ जब कहा ही नहीं गया तो हमने मान लिया कि रेस्ट में है। यहाँ पर दोनों की देखिए टक्कर हो जाती है, और टक्कर होने के बाद दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। कहा गया है कार रुकी हुई है, हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं कि टक्कर होने के बाद ट्रक की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी में से कार की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। ये देखिए u1 इज इक्वल टू u है और u2 इज इक्वल टू 0 है। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी, ट्रक की वेलोसिटी v1 और कार की वेलोसिटी v2। तो v2 निकालना है, तो आप यहाँ पे आ जाइए और फॉर्मूला नोट करिए। v2 बराबर u2 m2 माइनस m1 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपसे हो ही जाएगा। तो u2 पहले ही 0 हो गया, प्लस 2 m1 कितना है 2mv, हाँ v, ये देखिए v अपॉन m1 कितना है 2m, और
m2 इज m, तो 4mv बाई 3m, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4v/3। बढ़िया सवाल है, पिछले सवाल की तरह ही ये सवाल है। फॉर्मूला ये पता था, पिछले बार तो कर लिया था, इस बार भी कर लिया। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मेरे को लिखवाना था, आप अपने पेपर में लिख लीजिए, हालांकि पेपर आप दे चुके हैं। पोजीशन ऑफ, ये मतलब ये लिखे होने पर ज्यादा जल्दी आप आंसर पकड़ पाएंगे, और ये नहीं लिखा है तो हल्का सा हो सकता है 2-3 सेकंड आपको ज्यादा लग जाए। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ये देखिए, और ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये इसकी पोजीशन है, ठीक है ना। अगर हम इस फ्रेम को घुमा भी दें, ये लीजिए नया फ्रेम, हमने इस फ्रेम को 30 डिग्री घुमा दिया, तो तीनों एक्सिस हमारी 30 डिग्री घूम गई, ये देखिए। तो ऐसे में इसके कोऑर्डिनेट तो बदल जाएंगे लेकिन पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट तो बदल जाएंगे, देखिए फ्रेम मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरी बात सुनिए, समझिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिला देने पर या घुमा देने से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तो जरूर बदल जाएंगे लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसमें पोजीशन ऑफ लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए, क्योंकि यही इस आंसर का प्रमुख कारण है। यहाँ पर एक हॉरिजेंटल रॉड है और एक वर्टिकल रॉड भी है। हॉरिजेंटल रॉड और वर्टिकल रॉड दोनों की मोटाई तो सेम है 2 मीटर और 2 मीटर, लेकिन लंबाई यहाँ पर लंबाई का थोड़ा सा इशू है। लंबाई इसकी है 6 मीटर और इसकी लंबाई है 8 मीटर, लेकिन मोटाई दोनों की सेम है। और यहाँ पर पॉइंट O है, पॉइंट O से हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करनी है। ये x हो गया और ये आपका -y एक्सिस हो गया। तो O पॉइंट से हमको सेंटर ऑफ मास का पता लगाना है। तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटर ऑफ मास C1 हो गया। ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका सेंटर ऑफ मास भाई साहब C2 हो गया। C1 के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -1, सही है, 0, लगा हुआ है 0, -1, ये देखिए ये पूरा 2 है तो ये 1 होगा, और -y डायरेक्शन में तो -1, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0, ये पूरा 2 और ये 3 यानी कि 5, 0, -5। अब हम YCM निकाल लेंगे क्योंकि C1 भी y एक्सिस पर है और C2 भी y एक्सिस पर है, तो हम YCM ही हमको निकालना है, XCM होगा ही नहीं। तो अच्छा, मास कैसे लिखेंगे? जिसकी लंबाई 6 मीटर है उसका मास 6 मान लो, जिसकी लंबाई 8 मीटर है उसको मास 1 मान लो। ये मानते हुए कि 1 मीटर का मास 1 किलोग्राम है, तो 6 मीटर का मास 6 किलोग्राम, तो 8 मीटर का मास 8 किलोग्राम। तो m1y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सवाल कुछ बच्चे इसलिए छोड़ दिए होंगे क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि मास नहीं दिया, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि वैसी ही एक रॉड 6 मीटर की है, 6 मीटर की, और वैसी एक रॉड 8 मीटर की है, वैसी है, बिल्कुल देखने में वैसी है, बस लंबाई में अंतर है। तो अगर हम 1 मीटर को 1 किलोग्राम मान लें तो 6 मीटर 6 किलोग्राम हो जाएगा और 8 मीटर 8 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से मास नहीं दिया गया कि एक स्टूडेंट अपने आप मास के बारे में सोचे। तो चलिए 8 वाला हो गया -1 के साथ, अरे हो तो गया भैया, m1y1 लिख तो दिया, और m2 और y2 कितना -5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 8 + 6 किलोग्राम, तो -8 और -30 बटे कितना हो गया 14, तो -38/14, तो ये -19/7 आया, तो ये माइनस का आपका
तो 2.7 सेंटीमीटर पर होगा, ओ से 2.7 सेंटीमीटर दूरी पर नीचे की तरफ होगा। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से देखिए 25 क्वेश्चन की ये स्लाइड थी जो कि हम लोगों ने कवर कर लिए। अब 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो बना के देंगे। सवाल लगाते रहिए, हर बार हम कह रहे हैं 10 से 15 सवाल, 20 सवाल लगा पाएँ, 12 लगा पाएँ, 8 लगा पाएँ, कॉन्टिन्यूसली काम करते रहिए। ये जो टेस्ट हो रहे हैं इनके वीडियो सोल्यूशन जो है मिलते हैं उनको देखते रहिए, 5 कदम नीट की ओर देखते रहिए और अपनी तरफ से 10 से 15 क्वेश्चन लगाते रहने पर आपका पेपर खराब होगा नहीं, ये इस बात की गारंटी जरूर हम लेते हैं। लेकिन आप इतना काम धीमे धीमे अपना करते रहिए। टेस्ट देखिए हफ्ते में मतलब एक टाइम गैप के बाद आता है, तो ये सोल्यूशन तो आपको कुछ दिनों के बाद ही मिलता है देखने को। 5 कदम नीट की ओर में केवल 5 ही क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो आप जैसे ही आपको मिले आपको तुरंत ही देख लेना है। और उसके अलावा 10 से 12-15 क्वेश्चन अपनी तरफ से कहीं से भी, किसी टेस्ट पेपर से, न्यूज स्पीड के टेस्ट पेपर जो हुए हैं उससे कहीं ना कहीं से 15 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के जो भी आपको लगे कि हमको ये चैप्टर लगाना चाहिए, ये चैप्टर लगाना चाहिए, लगाते रहेंगे तो नीट का पेपर अच्छा रहेगा। प्रयास करते रहेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। थैंक यू।